हेलो बच्चों, वेलकम टू आरंभ। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 क्या है इसको समझ लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 आपका है फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, फिजिकल वर्ल्ड, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो आप लोग क्लास 10th को खत्म करके अब क्लास 11th में पहुंचे हैं, तो आपको डीप डाइव करना है फिजिक्स में। तो चलिए समझते हैं कि क्या होता है फिजिकल वर्ल्ड, उसका मतलब क्या होता है। तो फिजिकल वर्ल्ड में आप सबसे पहले समझिए कि फिजिकल वर्ल्ड में जो फोर्सेस होते हैं, कितने तरह के फोर्स होते हैं। तो ऑल ओवर जितनी भी दुनिया में सारी चीजें होती हैं, उसमें 4 फोर्स ही मैक्सिमम वर्क करते हैं। ठीक है, ये 4 फोर्स के अलग अलग रूप होते हैं जो अलग अलग हमको देखने को मिलते हैं, लेकिन बेसिकली 4 फोर्स ही होते हैं। तो सबसे पहला फोर्स होता है जिसे कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला फोर्स है, इसे क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? देखिए, आप लोग सब क्लास 9th में ये चीज को पढ़े होंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स इट इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये आप लोगों ने सभी ने क्लास 11th क्लास 9th में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है यूनिवर्सल नेचर का होता है। मतलब क्या है? यूनिवर्स में आप कहीं भी चले जाएं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्ट करता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स किसके किसके बीच में होता है? दो मास के बीच में, दो मास के बीच में होता है। और ये फोर्स दुनिया का सबसे वीक फोर्स होता है। सबसे ज्यादा वीक फोर्स कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। यूनिवर्सल नेचर का होता है, ओबेस इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे उसके स्क्वायर टाइम्स ये क्या होते जाता है? कम होते जाता है। मान लीजिए डिस्टेंस आपका 2 टाइम्स बढ़ गया, तो ये जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर और उसका रेसिप्रोकल। 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, और उसका रेसिप्रोकल मतलब 1/4। मतलब डिस्टेंस आपने डबल कर दिया, दो मास के बीच में डिस्टेंस आपने डबल कर दिया, तो फोर्स किसके बराबर हो जाएगा? 1/4 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 1/4 टाइम्स। ये कैसा फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट नहीं भी हो तो भी ये फोर्स लगता है। ये हमेशा ही अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये कभी भी रिपल्सिव फोर्स नहीं होगा। ठीक है, और ये अगला चीज जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। दो मास के बीच में मीडियम क्या है? उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो दुनिया में सबसे वीक फोर्स कौन सा हो गया? ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ये याद रखिएगा। अगला हम लोग आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। देखिए, ऊपर के दोनों जो फोर्स हमने लिए हैं, ये कैसा है? ये लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। लॉन्ग रेंज फोर्स मतलब अगर आपका डिस्टेंस बहुत ज्यादा दूर हो गया तभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स महसूस किया जा सकता है। तो सेकेंड फोर्स जो होता है, दो चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा, वो फोर्स कैसा होता है? वो फोर्स होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में ही जो फोर्स लगता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो यहां आप देख सकते हैं दो टर्म है, इलेक्ट्रो और दूसरा मैग्नेटिक। दो टर्म दिख रहा है हमें, इलेक्ट्रो और साथ में मैग्नेटिक। तो क्लास 12th में इसको पढ़ेंगे। तो इसको क्लास 12th में हम लोग जब पढ़ते हैं तो इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसमें जो चार्ज होता है वो मोशन में नहीं होता, स्टेशनरी चार्ज होता है। और दूसरा होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा जो हम लोग क्लास 12th में पढ़ेंगे। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मतलब चार्ज जो है स्टेशनरी है, और दूसरा होता है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ये फोर्स कैसा हो सकता है? ये रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है। दोनों याद रखिएगा ऐसा करके। उसके बाद जो होता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अगर हिसाब से देखा जाए तो ग्रेविटेशनल फोर्स के हिसाब से ये काफी ज्यादा फोर्स होता है। ठीक है, चौथा चीज जो होता है ये याद रखेगा, ये मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, मीडियम में आपका वैक्यूम है तो इसकी वैल्यू अलग अलग। मीडियम में क्या क्या होता है? वैक्यूम हो सकता है। ठीक है, क्या क्या हो सकता है? वैक्यूम हो सकता है। और क्या हो सकता है? आपका कुछ प्लास्टिक हो सकता है, मान लीजिए कोई इंसुलेटर हो गया। ठीक है, कोई इंसुलेटर हो गया, प्लास्टिक। ऐसे करके कई सारे मीडियम हो सकते हैं। तो अलग अलग मीडियम पे ये फोर्स की वैल्यू चेंज हो सकती है। याद रखिएगा, ये जो दोनों फोर्स हैं, ये दोनों फोर्स कैसे हैं? लॉन्ग रेंज फोर्स कहलाते हैं। लॉन्ग रेंज फोर्स कहलाते हैं। ठीक है, ये कैसे फोर्स है? लॉन्ग रेंज फोर्स है।
ठीक है, ये कैसा फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स। ये याद रखिएगा, ये कैसा फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स। क्लियर हो रही है बात? थोड़ी थोड़ी धीरे 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 करते हम लोग समझेंगे अच्छी तरह से। अगला जो टॉपिक है, अगला जो फोर्स होता है, ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से आपको क्लियर हो रहा है कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा, समझे, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या करता है, न्यूक्लियस के अंदर आप लोग पढ़े होंगे कि एक जनरल एटॉमिक स्ट्रक्चर आप लोगों ने पढ़ा है, बहुत डीप में एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा है, तो आप लोगों ने देखा होगा कि अंदर में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें क्या क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, यही आपका क्या होता है, न्यूक्लियस। 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें अंदर में क्या होता है, प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है न्यूक्लियस के अंदर, और उसके बाहर में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, अलग अलग शेल होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो बाइंडिंग फोर्स होगा, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होते हैं। इसे क्या कहा जाता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोला जाता है। बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है ये फोर्स। ठीक है, इसीलिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग अलग करना पॉसिबल नहीं हो पाता, और उसको पॉसिबल करने के लिए भी बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस, जब आप लोग हायर स्टडीज में जाएंगे, जब आप न्यूक्लियर फिजिक्स में जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि इसको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अलग अलग करने में बहुत ही ज्यादा फोर्स लगता है। आगे बढ़ते हैं, ये जो होता है चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स होता है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, एक प्रोटॉन है जिसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन है जिसमें कोई चार्ज नहीं होता, तो ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, ये चार्ज इंडिपेंडेंट फोर्स होता है। अगला शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। शॉर्ट रेंज फोर्स का क्या मतलब हो गया, जो कम दूरी में ही लगेगा। आपका डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो न्यूक्लियर फोर्स ज्यादा नहीं होता, न्यूक्लियर फोर्स खत्म हो जाता है, वैनिश हो जाता है। कम दूरी में ही न्यूक्लियर फोर्स आपको समझ में आएगा। अगला चीज है, ये हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव नेचर का ही होता है। ठीक है, तो एक फोर्स हम लोगों ने देखा ग्रेविटेशनल फोर्स, अट्रैक्टिव नेचर का होता है, मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, बहुत ही वीक फोर्स होता है, दो मास के बीच में फोर्स होता है। दूसरा आपने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जो चार्ज पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये चार्ज बॉडी के ऊपर ही लगता है ना। और क्या पढ़े कि ये मीडियम पे डिपेंड करता है, और क्या पढ़े कि ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स को समझने के लिए एक हम लोग टर्म समझेंगे जिसको कहा जाता है बीटा डीके। इसको कहा जाता है बीटा डीके। इसको कहा जाता है बीटा डीके। देखिए बीटा डीके क्या होता है, बीटा डीके इसको समझ लीजिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा। देखिए बीटा डीके का मतलब ये समझ लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन की बात करें, ठीक है, ये आपके बहुत ज्यादा डीप में आप लोग को पढ़ना नहीं है, तो ये समझ लीजिएगा कि हम लोग ये अभी तक ये पढ़ते आए हैं कि एक एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भी, न्यूट्रॉन होता है एटम के अंदर, जिसे क्या कहा जाता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहा जाता है। ठीक है, अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स के भी और जो है और पार्टिकल्स उसको डिवाइड किए जा सकते हैं। तो ये समझ लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो किससे किससे मिलकर के बना होता है, एक न्यूट्रिनो से मिलकर के बना होता है, न्यूट्रिनो से मिलकर के बना होता है, और एक बीटा पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। समझिएगा इसको बात को, एक होगा न्यूट्रिनो और दूसरा होता है बीटा पार्टिकल। ठीक है, न्यूट्रिनो और दूसरा क्या होता है, बीटा पार्टिकल होता है। तो जब ये दोनों बाइंड होते हैं, न्यूट्रिनो और बीटा पार्टिकल की जो बाइंडिंग होती है, बाइंडिंग मतलब ये किस फोर्स से आपस में बाइंड होते हैं, समझे, किस फोर्स से आपस में जुड़े हुए हैं, उस फोर्स को क्या कहा जाता है, इस फोर्स को कहा जाता है वीक न्यूक्लियर फोर्स। इस फोर्स को क्या कहा जाता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। इस फोर्स को क्या कहा जाता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। बात समझ में आई? तो आप लोग हायर स्टडीज में जाएंगे, आप लोग न्यूक्लियर फिजिक्स में जाएंगे, तो आपको क्लियर होगा कि बीटा डीके क्या होता है। तो बीटा डीके मतलब क्या हो गया,
इलेक्ट्रॉन जो होता है ये अलग अलग बीटा पार्टिकल और न्यूट्रिनो में अलग अलग जब डिवाइड होता है तो उसको बीटा डीके कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? बीटा डीके। नॉर्मली आपस में बाइंड रहते हैं, किस फोर्स से? वीक न्यूक्लियर फोर्स से बाइंडेड रहते हैं। तो अब ये हम लोग क्लियर हो गए कि पूरी दुनिया में 4 फोर्स होते हैं। ठीक है, 4 फोर्स कौन कौन से हो गए? सबसे पहला जो फोर्स हो गया जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, दुनिया का सबसे वीक फोर्स। दूसरा फोर्स कौन सा हो गया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होता है। तीसरा फोर्स कौन सा हो गया? तीसरा फोर्स हो गया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स। चौथा फोर्स कौन सा हो गया? चौथा फोर्स हो गया वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब देखिएगा, ये दोनों जो फोर्स हमारे आ गए, ये दोनों जो फोर्स हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट रेंज फोर्स कहते हैं। इसको हम लोग कहते हैं शॉर्ट रेंज फोर्स। ठीक है, तो आपको यही याद रखना है, छोटी छोटी चीजें आप लोग याद रखेगा। 4 फोर्स याद रखेगा। कौन कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, तीसरा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, चौथा वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब इसमें अगर हम लोग क्रम देखते हैं कि किस क्रम में इनका सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है, सबसे ज्यादा वीक फोर्स कौन सा होता है, तो ये याद रखिएगा कि जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है वो सबसे ज्यादा होता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज हाईएस्ट। उसके बाद आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। सेकेंड नंबर में कौन आएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स किसके किसके बीच में याद करते जाइए? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में होता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिस तरीके से बाइंड होता है, जिस फोर्स से आपस में जुड़े हुए, वो फोर्स क्या होता है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स किसके किसके बीच में होता है? 2 चार्ज ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है, कूलम फोर्स। क्लास 12th में पढ़ेंगे, कूलम फोर्स होता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोडायनामिक फोर्स, सारी चीजें हम लोग क्लास। उसके थर्ड नंबर पे कौन आएगा? वीक न्यूक्लियर। लास्ट में नहीं आएगा, याद रखिएगा, वीक न्यूक्लियर आपका थर्ड नंबर पे आएगा। ठीक है, वीक न्यूक्लियर फोर्स ये किस में आएगा? आपका थर्ड नंबर पे आएगा। चौथा में क्या आएगा? चौथे में आपका आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब आपको लगेगा कि भाई हम तो अर्थ पे टिके हुए हैं, किसके कारण से? ग्रेविटेशनल फोर्स से टिके हुए हैं, और अर्थ से हम लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, मतलब ये फोर्स काफी ज्यादा होगा। फिर आप सर बोल रहे हैं कि भाई सर ये वीक न्यूक्लियर फोर्स कैसे, ये वीकेस्ट फोर्स कैसे हुआ? तो इसलिए ये स्ट्रॉन्ग हमारे अर्थ में ये फोर्स हमको ज्यादा महसूस क्यों हो रहा है? क्योंकि ये फोर्स जो होता है मास पे डिपेंड करता है। अर्थ का मास बहुत ज्यादा है। ठीक है, अर्थ का मास क्या है? बहुत ज्यादा, इसलिए यहां पर बहुत ज्यादा महसूस हो रहा है। लेकिन आप जरा सोचिए कि ये पेन और एक और ये वाला पेन, इनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स ये मत समझिएगा कि सिर्फ अर्थ में लगता है या जुपिटर में लगता है या सन में लगता है। ये पेन और इस पेन के बीच में भी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। पर क्या ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? क्या नहीं हो रहे। ठीक है, ये नहीं हो रहा है अट्रैक्ट। और अगर मैं बात करूं, आप और आपका जो कोई फ्रेंड होगा, आप और आपके कोई फ्रेंड, इनके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, याद रखिएगा। लेकिन ये दोनों आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं? क्या नहीं हो रहे। तो ये मत समझिएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज्यादा होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स आपको महसूस तभी होगा जब 2 ऑब्जेक्ट में से कम एक ऑब्जेक्ट का मास बहुत ज्यादा होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। आप सब इमेजिन करिए कि अर्थ का मास कितना ज्यादा होगा। अर्थ की मास इतना ज्यादा होने के कारण से ही ग्रेविटेशनल फोर्स हमें महसूस होता है। आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताता हूं जो ये प्रूव करेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज लेस देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्या करेंगे आप एक स्केल को अपने बाल में ऐसा रब करिएगा, और कांच के या जो आपके पेंसिल है, पेंसिल को शार्प किए हैं तो उसका कुछ टुकड़ा बचा होगा, उसको आप देखिएगा कि वो आराम से अट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर आप देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स, मान लीजिए कि जमीन में पेंसिल के छोटे छोटे टुकड़े यहां पर मौजूद है। ठीक है, तो ये इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, जो क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। आपने क्या कर दिया? पास में स्केल ले आए। ठीक है, आपने पास में स्केल ले आए और स्केल को रब करके लाए। स्केल को क्या कर रहे हैं? रब करके लाए। तो रब करते हैं हम लोग स्केल में, तो स्केल क्या हो जाता है? चार्ज हो जाता है। स्केल क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। और चार्ज होने के बाद ये जो है, इस जो
टुकड़े बचे हैं पेंसिल के, उसको आराम से खींच लेता है। मतलब क्या क्लियर हो रहा है कि क्योंकि ये आसानी से खींच ले, मीन्स ये वाला जो फोर्स है वो ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? ये वाला फोर्स ज्यादा है। और आप समझ सकते हैं, एक आप एकदम इजीली, इतना आपको करने की जरूरत भी नहीं है, मैग्नेट ले लीजिए और मैग्नेट लेने के बाद क्या करिए, लोहे के टुकड़े को उठाने की कोशिश करिए। छोटा सा मैग्नेट है, लोहे को आराम से खींच लेता है, अगेंस्ट द ग्रेविटी आपको आपके लोहे को खींच देता है। मतलब क्या हुआ, ये क्लियर हो रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जो मैग्नेट वाला फोर्स, मैग्नेट वाला जो फोर्स है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है। तो क्लियर हो रही है बात। तो अब देखिए आपको क्या क्या याद रखना है। देखिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दो फोर्स को मैं आपको बता रहा हूं, एक आपका आ जाएगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और दूसरा आपका आ गया वीक न्यूक्लियर फोर्स, जिसको मैंने ब्लू कलर से सर्कल किया। ठीक है, ब्लू कलर से मैंने सर्कल किया है, मतलब ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। याद रखिएगा, शॉर्ट रेंज फोर्स। ठीक है, अब अगला देखते हैं, दो फोर्स और है जो लॉन्ग रेंज फोर्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स। ये कैसे फोर्स है, ये आपके लॉन्ग रेंज फोर्स है। याद रखिएगा, रेड कलर से सर्कल किया हो, मतलब ये क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्स। क्लियर है? तो फिर से छोटा सा रिवाइज कर ले, चार तरह के फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। पहले जो दो फोर्स है वो लॉन्ग रेंज फोर्स है, दूर रहेगा ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में दूरी काफी ज्यादा रहेगी तो भी ये फोर्स महसूस किए जा सकते हैं। लास्ट के दो, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, ये कैसे फोर्स है, शॉर्ट रेंज फोर्स है। ऑब्जेक्ट के बीच में, जिनके बीच में फोर्स लग रहा है उनके बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी ये फोर्स महसूस किए जा सकते हैं। अच्छा, दूसरा चीज क्या याद रखना है, सबसे ज्यादा कौन, सबसे कम कौन। सबसे ज्यादा कौन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, सबसे कम कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड में कौन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड में कौन है, वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये याद रखेंगे। तीसरा चीज क्या क्या याद रखना है, कौन कौन सा फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है, कौन सा नहीं करता। ठीक है, तो देखिए एक ही फोर्स है जो मीडियम पे डिपेंड करता है, कौन सा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स में मीडियम को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि एकदम पास रहते हैं तभी वो वर्क करता है। अच्छा, अगला चीज क्या है कि किसके कारण से फोर्स लग रहा है, चौथा चीज याद रखना है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स मास के कारण से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स चार्ज ऑब्जेक्ट के कारण से, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में न्यूक्लियस के अंदर में होता है, वीक न्यूक्लियर फोर्स बीटा रे और बीटा पार्टिकल और न्यूट्रिनो के बीच में लगता है। अब ये याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।